एफ नंबर इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें बैलेंस किसको करना है, तो बैलेंस करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl अगर रिएक्शन करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। तो इसमें देखेंगे हमारा रिएक्टेंट साइड में कितना एलिमेंट है। तो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फिर है क्लोरीन। मैग्नीशियम एक है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब ये होल 2 हो ना तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लीकेबल होता है और ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी अप्लीकेबल होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना आइटम हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 आइटम हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना आइटम हो जाएगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, हाइड्रोजन हो जाएगा टोटल 2 और 1 3। क्लोरीन का एक ही आइटम है यहाँ पे, तो क्लोरीन का 1। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट की तरफ भी सेम एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फिर रहा हमारा क्लोरीन। मैग्नीशियम देखो यहाँ पे कितना आइटम है, मैग्नीशियम का एक आइटम है तो यहाँ पे 1 रहेगा। ऑक्सीजन का कितना आइटम है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे एक ही आइटम है 1, तो यहाँ पे 1। हाइड्रोजन का कितना आइटम है, हाइड्रोजन पे देखेंगे तो हाइड्रोजन पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे में 2 लगा हुआ, तो यानी हाइड्रोजन का इधर 2 आइटम हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्या बचेगा, क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ पे देखेंगे तो MgCl2 है, यहाँ पे MgCl2 है, तो क्लोरीन का कितना आइटम हो जाएगा, क्लोरीन का कितना आइटम यहाँ पे हो जाएगा, तो क्लोरीन का भी हो जाएगा 2 आइटम। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किधर घट रहा है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 2 और ऑक्सीजन इधर है 1, ऑक्सीजन है अनबैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन है 3, इधर हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस। क्लोरीन 1 और इधर क्लोरीन 2, तो क्लोरीन भी अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, इस साइड में हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, जबकि साइड में कितना है 2 ही है। हाइड्रोजन का कितना आइटम है 2, तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है, जब भी बैलेंस हम लोग करते हैं तो नंबर हमेशा एलिमेंट्स या कंपाउंड के आगे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लोग 2 2 या 4 कर दिए। अब इस साइड में हाइड्रोजन को देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ, तो हाइड्रोजन 2 और इधर है 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे 2। अब मिलाइए, मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ पे, मैग्नीशियम का यहाँ पर भी एक एटम। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2। इस साइड ऑक्सीजन देखिए होगी, इस साइड ऑक्सीजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन का 4 एटम हुआ, लेकिन ऑक्सीजन जो इस साइड है, इस साइड हमारा कितना हो गया, ये जो आगे में हम लोग 2 लगा वो 2 हाइड्रोजन के लिए भी अप्लीकेबल हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी अप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना आइटम हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा 2, क्योंकि नंबर हम लोग कहाँ पे, हाइड्रोजन H2O के आगे लगा है 2, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा हम लोग का, हाइड्रोजन के लिए 4। और जबकि ऑक्सीजन के लिए ये वाला नंबर इसके लिए अप्लीकेबल, तो ऑक्सीजन का एक ही आइटम था, जबकि यहाँ पे नंबर लगा दिए तो ये कितना हो गया 2। हाइड्रोजन 4 हो गया, इस साइड में हाइड्रोजन को देखेंगे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ से कितना हो गया 4। क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन का यहाँ पे 2 एटम है, रिएक्टेंट की तरफ क्लोरीन यहाँ पे जब 2 लगाएं तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी अप्लीकेबल और क्लोरीन के लिए भी अप्लीकेबल, तो क्लोरीन का इधर 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया आपका क्लोरीन का 2 एटम, 2 एटम। इस साइड में देखिए क्लोरीन का 2 एटम, तो दोनों तरफ हमारा बैलेंस हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन,
और लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा और भी एक परिणाम है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो मेनली इतना टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। एक हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ में हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट का नंबर जो है वो 6 नंबर में रेडॉक्स रिएक्शन। अब बारी बारी से एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कंबाइन, मतलब कोई दो एटम मिलके कोई दो एलिमेंट्स मिलके एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या बोला जा रहा है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि Mg और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेंगे। जब सी को O2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CO2 बना, मतलब दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस मिल रहा है तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है H2+Cl2। यहाँ पर भी देखिए 1 और 1 2। ठीक है, और ऐसा नहीं कि टू ही सिर्फ सब्सटेंस हो या टू ही एलिमेंट्स होगा, टू से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह का जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शन है इस तरह का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी निकले, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इवॉल्व हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट या एनर्जी के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंडो, यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। थर्मिक रिएक्शन इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, या तो हीट या तो एनर्जी निकलेगा लार्ज अमाउंट में, तो उस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक याद रखने, मतलब रिमेंबर आप लोग ये चीज कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है यानी जो दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वो मैक्सिमम क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। तो देख रहे हैं हम लोग दोनों में क्या हीट, दोनों में हीट क्या हो रहा है, दोनों में हीट निकल रहा है। दोनों ही रिएक्शन में जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसा नहीं कि दो ही, हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे थे कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन डीकम्पोजिशन होता है जस्ट उल्टा। कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक मिलकर क्या बना रहा था, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिकम्पोज होगा, यानी कि इसमें हीट हम लोग इनपुट करेंगे, हीट इनपुट करेंगे तब हमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा।
इसमें क्या बोला जा रहा है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स स्प्लिट्स अप, वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूट जाते हैं इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल है इसका CaCO3 को जब हीट करेंगे तो बनेगा CaO और CO2। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। एक बात यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग को हीट इनपुट करना पड़ता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट हम लोग को आउटपुट के तौर पे मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट उल्टा। A chemical reaction in which large amount of heat energy is absorbed is called endothermic reaction. Most of decomposition reaction are endothermic. जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे कि मैक्सिमम जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, वैसा रिएक्शन जिसमें हमको हीट इनपुट करना पड़े, हीट को इनपुट करना पड़ता है, यानी हीट हमें मिलता नहीं है, हीट हमें देना पड़ता है कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, हीट हम लोग को आउटपुट के तौर पे मिलता था। तो इसका एग्जांपल क्या है, CaCO3 को जब हीट करेंगे तो बनेगा CaO और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप्स का होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता है। पहला हुआ हीट डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हीट डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करेंगे, हीट इनपुट करेंगे ताकि वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे ताकि वो कंपाउंड स्प्लिट हो जाए। फोटोलाइटिक में इसमें क्या होता है, सनलाइट या लाइट के थ्रू कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है। बारी बारी से हम लोग तीनों को देखेंगे। अब देखो हीट डिकम्पोजिशन क्या है, ए रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड। जैसा कि नाम ही है इसका हीट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, हीट का जरूरत पड़ेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक डाउन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूट जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड, जब इसको हम लोग हीट करते हैं। अ रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड, मतलब वैसा रिएक्शन जिसको हीट करेंगे और वो कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाएगा। एग्जांपल है आपका CuCO3, जब इसको हीट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट डिकम्पोजिशन मेनली क्या होगा, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट इनपुट करना पड़ता है। जैसे कि कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का था, जब इसको हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड नीचे जम गया, नीचे आपका है टेस्ट ट्यूब के नीचे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस के फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है। तो वही रिएक्शन है, कॉपर कार्बोनेट को हीट किए, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिला। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे कि अ रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। जैसे H2O को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, H2O को हम लोग तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं, तो H2O को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, H2 और O2 के फॉर्म में। देखो जब वाटर वाटर में ये बैटरी के थ्रू एक कनेक्शन कर दें, यहाँ पे मान लो एक कार्बन रॉड होता है जो कैथोड और एनोड का काम करता है, ठीक है, ये कार्बन रॉड होता है। एक को ब्लैक कलर से बना देते हैं, यहाँ पे कार्बन रॉड लगा हुआ होता है, ठीक है, जो वाटर को ब्रेक डाउन करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तब। अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में। अब नेगेटिव में H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। H2 क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल में H2 जो है वो
प्लस आयन का होता है। H एक ऐसा एलिमेंट है, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने स्टेबिलिटी के लिए प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है। तो प्लस वाला हमेशा किसके पास जाएगा? माइनस के पास। इसलिए ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें H2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो यहाँ से इसकी यहाँ पे कनेक्ट है, इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन का एटॉम। वाटर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। वाटर को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो वो H2 और O2 के फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे? जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तब। जैसे ये बैटरी के थ्रू ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में कौन सा जमा हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल में कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? तो ये H2 होगा। जबकि पॉजिटिव टर्मिनल में कौन इकट्ठा होगा? तो ऑक्सीजन इकट्ठा होगा। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हाइड्रोजन अपने स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव आयन है, सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाना चाहेगा? वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा। और ऑक्सीजन तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में क्यों है? तो चूंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 में टूटेगा। अब स्टेबिलिटी के लिए इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है तो वहां पे कौन सा चार्ज बनता है? माइनस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। तो माइनस वाला हमेशा किसके पास जाना चाहेगा? प्लस के पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल में जमा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? सनलाइट के थ्रू हम लोग कोई भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करवा लेते हैं। जैसे अ रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, जब इसको लाइट में हम लोग एक्सपोज यानी लाइट में इसको रखते हैं। जैसे कि सिल्वर, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखें तो क्या? सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको सनलाइट में रखें तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन भी अलग। तो इस तरह से सनलाइट के थ्रू भी हम लोग कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोला है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। और इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए जब रिएक्ट करेगा BC के साथ, ये जो ये मेटल है मान लो, ठीक है, ये कंपाउंड, तो ये क्या किया? जब ये रिएक्शन किया तो B के साथ C अटैच था, तो B को क्या किया? B को ये डिस्प्लेस कर दिया, B को डिस्प्लेस कर दिया। शुरू में यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो BC था, जबकि प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया? AC, यानी कि B यहाँ से कहाँ चला गया? इस तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ A जो है ये मोर रिएक्टिव है। A क्या है? मोर रिएक्टिव है। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ए मोर रिएक्टिव है। जबकि बी क्या है? बी है लेस रिएक्टिव, बी है लेस रिएक्टिव। अब इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव। जैसा कि अभी मैंने कहा कि ए जो है मोर रिएक्टिव देन बी, मतलब तभी ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा जब एक मोर रिएक्टिव रहेगा, दूसरा लेस रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। If B is more reactive than A, then A will not displace. अगर B A से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या है? A मोर रिएक्टिव है, B लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव आसानी से इसको बाहर फेंक दे रहा है। जैसे कि मान लो एक मजबूत आदमी है और एक कमजोर आदमी है। जब मजबूत आदमी कमजोर आदमी से लड़ेगा तो क्या? कमजोर आदमी को उठा कर फेंक देगा। जस्ट लाइक
ए जो है मजबूत आदमी है, ये जो बी जो है सी के साथ अटैच है, ये बी कमजोर है, तो बी को उठा करके ये बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं Zn प्लस HCl, तो बनेगा क्या ZnCl2 प्लस H2। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाता है सो देखेंगे हम लोग। अब ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है सो हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है, ये है मोर रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम लोग रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जा रहा है। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी अपने आप डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखो Zn जो है यहाँ पे, Zn जो है यहाँ पे, Zn जो है, Zn कहाँ पे? Zn यहाँ पे ऊपर है, HCl में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ पे? हाइड्रोजन नीचे है। तो ये Zn हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। यही रीजन है कि Zn जब HCl से रिएक्शन किया तो Zn इसके साथ अटैच हो गया, Cl2 के साथ, ये H जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, फिर से Zn है, CuSO4 के साथ रिएक्शन है, यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जिंक फिर से देखेंगे, जिंक है यहाँ पे, कॉपर किधर है? कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, फिर से ये नीचे है। तो ये जिंक कॉपर सल्फेट से, ये क्या है? जिंक कॉपर से ऊपर है, मतलब ये कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर से देखेंगे आयरन, आयरन देखो कहाँ पे है? तो आयरन जस्ट जिंक के नीचे है। फिर से ये कॉपर, कॉपर कहाँ पे है? तो कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे है। तो ये आसानी से इसको क्या करेगा? Fe किसके साथ आ जाएगा? SO4 के साथ, और ये जो Cu है वो कहाँ चला जाएगा? वो बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग जानेंगे, जैसे कि ये जो है, ये एक मेटल है जिसका नाम है जिंक, जिंक ग्रेनुअल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलरलेस होता है, और ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। ये है आपका जिंक, जिंक, ये है एसिड, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जिंक सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी कलर का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस होता है, जबकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो हम लोग ये रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, पहला रिएक्शन है जिंक कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे वीडियो के थ्रू। ठीक है, साउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना हो। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये जो जिंक है ना, ये जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन किया तो स्वाभाविक सी बात है, जिंक हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था, कॉपर उसके नीचे था। तो जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट में से क्या किया? वो उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो रिएक्शन है किस तरह का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखते हैं रिएक्शन होता कैसे है। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है। ये जो ये देखो आप, जिंक ग्रेनुअल्स है, अभी मैंने बोला था, वो फोटो में देखे थे हम लोग। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है? कॉपर से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसा हो जाता है जिंक। जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट में डाले तो वो कैसा था? सिल्वरी कलर का था। अब कुछ समय के बाद देखो ये कैसा हो जाएगा? ब्राउन, ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाता है। आफ्टर फ्यू आवर्स में, फ्यू मिनट्स देखें, जैसे 10 से 15 मिनट अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये इस तरह का कलर का हो जाएगा। कॉपर, कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश, रेडिश ब्राउन बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर, कॉपर बोलता हूँ,
जब जिंक को डाला गया था किस में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, तो कैसा था वो, बिल्कुल चमकीला था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखो जिंक को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करें, जिंक क्या है, जिंक मेटल है, HCl क्या है, HCl एसिड होता है, एसिड, और ये डाइल्यूट HCl होता है। लैब में जो हम लोग एसिड यूज करते हैं वो डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या, जिसमें पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो, एसिड का क्वांटिटी कम हो। तो क्या होगा जब जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो देखते हैं हम लोग वीडियो के थ्रू। देखो जिंक को HCl में डाला जा रहा है, ये क्विक रिएक्शन होने लगा, आप लोग देख सकते हैं वेपर प्रोड्यूस होने लगा। अब ये जो गैस, इसमें जो गैस निकल रहा है वो H2 गैस होता है। जब यहाँ पे कोई भी बर्न करता हुआ चीज यहाँ पे ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट मतलब ना पॉप साउंड करेगा। देखो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉप साउंड करता है। ये यहाँ से जो रिएक्शन हुआ, फिर से आप लोग देख लें, जब जिंक को HCl में डाले तो क्विक रिएक्शन किया, ठीक है, वहां से एक गैस निकला, उस गैस का क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का क्या तरीका है, जब इसमें माचिस को बंद करता हुआ ले जाएंगे मोमबत्ती कैंडल को, तो ये पॉप साउंड करता है, जो कि हाइड्रोजन गैस का पहचान होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब रिएक्शन कर रहा है तो ये, तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है, क्या होगा जब आयरन यानी फेरस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, फिर से ये आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो फिर से क्या करेगा, ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं हम लोग इस वीडियो के थ्रू। देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अभी इसमें आयरन नेल्स को डाला गया, कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद ये ऊपर में देखें कैसा कलर का, सिल्वरी कलर का, लेकिन नीचे धीरे 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 ब्राउनिश रेड होते जा रहा है, जो कि कॉपर के कलर का होता है। इसलिए ये कॉपर को क्या करता है, आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और ये यहाँ पे डिपोजिट हो गया आयरन में। ठीक है, तो ये किस कलर का हो गया, ये हो गया रेडिश ब्राउन कलर का, जो कि कॉपर को क्या किया, आयरन डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है,